हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपका एजुकेटर फ्रेंड अंकित आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर टॉप 10 क्वेश्चंस की एक ज़बरदस्त सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स, बहुत सारे पेडागोजिकल कंटेंट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, साइंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सो फ्रेंड्स, यदि आप अपने मन में ये अवधारणा बना रहे हो कि टॉप 10 सीरीज़ में क्या होने वाला है, तो भाई ये टॉप 10 सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को स्कीमेटिक डायग्राम के साथ क्लियर करूंगा और आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप मेरा विश्वास करिए, आपके सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन इन कंसेप्ट पे फंसेंगे। ये मेरी गारंटी है। यदि आप पेपर दे के आओगे ना, तो आप फिर मेरे से कहोगे कि यस सर, आपने जो बताया था वो कंसेप्ट्स जो है ना, वो बहुत मैजिकल कंसेप्ट्स थे, जो कि क्वेश्चंस मेरे सारे के सारे बने। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपना कमेंट जो है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अडॉप्टेड बाई साइंस टीचर्स इन इंडिया? भारत में विज्ञान शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए? आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। विज्ञान शिक्षक आप यदि मान लीजिए नियुक्त होते हैं कहीं पे भी, सपोज यू आर रिक्रूटेड एज अ साइंस टीचर इन एनी स्कूल ऑफ इंडिया, और वहाँ पे आप एक शिक्षक के तौर पर निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहेंगे? सबसे पहले रोट लर्निंग यानी रटना। दूसरा ऑप्शन है आपके पास इंक्वायरी स्किल शुड बी सपोर्टेड एंड स्ट्रेंथन, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास बोथ बी एंड सी। चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। रटना, देखो भाई, रटना जहां पे शब्द आ गया यानी रोट लर्निंग की बात कर रहा है, ये हमेशा गलत होगा। क्या होगा? हमेशा गलत होगा। क्यों भाई? ये सर साफ तौर पर लिखा हुआ है। कहां पे बेटा? ये एनसीएफ 2005 में साफ तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि रोट लर्निंग पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इंक्वायरी स्किल्स शुड बी सपोर्टेड एंड स्ट्रेंथन, पूछताछ कौशल को समर्थन और मजबूत किया जाना चाहिए। तो बच्चों को क्या बनाना है दोस्तों? बच्चों को कैपेबल बनाना है। बच्चों को कैपेबल बनाना है। बच्चों को कैपेबल बनाना है। ठीक है, तो बच्चा कैपेबल कब बनेगा? जब वो आपसे बात करने में शर्म नहीं करे, बात करने में डर ना उसको महसूस हो। ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा? कैपेबल होगा। यानी कि उसके इंक्वायरी स्किल, उसकी पूछताछ वाली जो प्रवृत्ति है, आप उसका क्या करें? सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, उसको मोटिवेट करें कि नहीं बेटा, यू शुड आस्क द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आंसर पूछने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास, ग्रेटर इम्फेसिस ऑन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ध्यान से समझिए, ये तो एनसीएफ में ऑलरेडी मेंशन्ड है ना बेटा। एनसीएफ में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि एनसीएफ 2005 क्या बोलता है बेटा, कि हमारा जो एजुकेशन है वो बोझ नहीं महसूस होना चाहिए बच्चे को। पहला कि बर्डन लेस होना चाहिए। क्या? बर्डन नहीं समझ में आना चाहिए बच्चे को, बर्डन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट कहता है कि रुचिपूर्ण होना चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर ना मैं आपको पूरा का पूरा एनसीएफ जो है, एनसीएफ उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है यानी लक्ष्य है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप समझिएगा। पहला हमारा जो मेन एम है वो है मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मॉडर्नाइजिंग का मतलब आप ये मत समझिएगा बेटा कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न नॉलेज को ही हमें इंप्लीमेंट करना, नहीं बेटा। वेस्टर्न प्लस इंडियन प्लस जो इंडिया का कल्चर और सिविलाइजेशन है, उसकी तरफ ज़्यादा हमें क्या करना है? फोकस करना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? याद रखिए, हमें हमेशा क्या करना है? हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ में जाना है। किधर जाना है? मॉडर्नाइजेशन, यानी शिक्षा का क्या हो रहा है? आधुनिकरण। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? यानी आधुनिकरण को ध्यान में रखिएगा, आधुनिकरण। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक चेंजेस, यानी कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से यदि किसी भी तरह की परिवर्तन की आवश्यकता है, यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो तुरंत होना चाहिए। यानी इंस्टेंट रूप से उसको हम क्या करना चाहिए? संज्ञान में लेना चाहिए। तो इंस्टेंट चेंजेस, क्या? इंस्टेंट चेंजेस, इंस्टेंट प्रेजेंट चेंजेस। ठीक है, आप समझिएगा। इंस्टेंट प्रेजेंट चेंजेस मतलब जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से कोई बदलाव की जरूरत है, तो हम उसको फोकस में रखते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो है अपडेट्स टू द करिकुलम। अपडेट्स टू द करिकुलम, देखिए करिकुलम के बारे में मैंने आपको आगे वाली स्लाइड में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। करिकुलम क्या होता है? इंटरवीनिंग क्या है? डोमेन है हमारे शिक्षा का। ठीक है, तो करिकुलम के अंदर में बहुत सारे टूल्स और आइटम्स देखने को मिलते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो के साथ अटैच होइए।
और यदि आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस बहुत सारी मिलने वाली हैं। और मेरा आप विश्वास मानो, मैं अब क्या बताऊं, मेरा आप विश्वास मानो, ये कंसेप्ट्स ही आपके सीटेट में लागू होने वाले हैं। इन्हीं कंसेप्ट्स पे आपका सीटेट क्लियर होगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, लिख के रख लो, ठीक है। अगर जो आप क्वेश्चन पेपर दे के आओगे और फिर आप नहीं कहना कि सर आपने जो पढ़ाया था वो समझ में आया और उसी आधार पे क्वेश्चंस थे, तो फिर मिलना, मेरे चैनल भी यहीं पे रहेगा, मैं भी यहीं पे रहूंगा और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहीं पे है, सब कुछ, मतलब मैं आपके सामने रहूंगा, ठीक है। पढ़ो तो सही, एक बार अच्छे से समझो तो सही। चलिए, तो करिकुलम में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं। उन आइटम्स के बारे में मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, अभी आपको समझाना उचित नहीं है, ठीक है, समझिएगा। तो अपडेट्स टू द करिकुलम, यदि करिकुलम में किसी प्रकार का चेंज है, किसी भी प्रकार का चेंज है, तो वो एनसीएफ करता है, ठीक है, वो एनसीएफ करता है। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब इनके बीच की जो कड़ी है समझिएगा, मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों इसको जरूर समझिएगा, ये मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम यानी आधुनिकता की तरफ कौन लेकर जाएगा भाई? आप लेकर जाओगे। कौन लेकर जाएगा भाई? आप लेकर जाओगे। यानी कि जो शिक्षक है, जो हमारा शिक्षक है, वही तो लेके जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है उसके और जो हमारे शिक्षार्थी हैं अर्थात जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच की जो फाइनल कड़ी है वो कौन है? शिक्षक, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए दोस्तों, इसी क्रम में इस पॉइंट को भी समझिए। फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक चेंजेस और अपडेट्स टू द करिकुलम के बीच का जो कड़ी है वो है डिफाइनिंग द रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर। जो शिक्षक हैं और जो शिक्षार्थी हैं यानी कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, उसके भी रोल्स को उसने किसने? एनसीएफ ने रोल डिटरमाइन किया हुआ है, एनसीएफ ने रोल बांटा हुआ है, ठीक है। जो शिक्षक का कार्य है वो क्या है और जो स्टूडेंट के जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो भी एनसीएफ ने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी में जो अगला क्रम है वो है क्रिएटिंग बेटर इनोवेशन। बेटर इनोवेशन का मतलब होता है बेटा कि जो आइडियाज को जनरेट करता हो, जो इनोवेटिव आइडियाज की बात करता हो, यानी कि क्रिएटिविटी की बात करता हो, यानी सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी की बात करता हो, वो इनोवेटिव होगा। क्या होगा? इनोवेटिव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो वो इनोवेटिव कहलाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, give like to the videos if you like it really, and comment your thoughts in the comment box of the videos. चलिए, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द लर्नर इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फंक्शंस ऑफ द कैलिक्स, बिटवीन द फंक्शन ऑफ द कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द अबव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। हर एक वर्ड मायने रखता है बेटा सीटेट में, ठीक है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, फ्रॉम विच डोमेन एंड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बी प्रिपेयर्ड। यानी कि कौन से डोमेन से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला जो डोमेन दे रहा है वो है कनेक्टिव डोमेन एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज। दूसरा जो है वो है कॉग्निटिव डोमेन एंड कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा बोलता है अफेक्टिव डोमेन एंड वैल्यूइंग, और चौथा है नन ऑफ द अबव। चलिए ध्यान से समझिएगा बेटा, यदि मैं आपसे कहूं कि फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जो फूल जिस पौधे में लगते हैं, यानी कि जिन पौधों में फूल लगते हैं, उन फूल वाले पौधे जो है, उन फूलों के बारे में यदि आपको जानकारी होगी, ज्ञान होगा, आपका संज्ञान डेवलप होगा, तभी तो आप उसके बारे में कुछ बता पाओगे और तभी तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर पाओगे। समझ रहे हो? तो यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉग्निटिव डोमेन एंड कॉम्प्रीहेंशन। चिंता नहीं करिए, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से एक स्लाइड पे बनाया हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं ना, वेट फॉर द नेक्स्ट पेज, डोमेन्स ऑफ द कॉग्निशन, ठीक है। डो नॉट बी वरी मिस्टर हरी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है स्कीमेटिक डायग्राम्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके किसी भी तरह के नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके आया, जो डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी का मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके थ्रू आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे एक ही बार में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, द 5 पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी, जो हमारे 5 आधारशिला हैं, यानी कि जो स्तंभ हैं साइकोलॉजी के, वो यहीं से इंप्लीमेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है हमारा बायोलॉजिकल डोमेन का मतलब है भाई जैविक घटक। क्या है? जैविक चरण, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जैविक क्यों?
यानी आपकी जो सेंसेशन की बात हो रही है, यानी ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है, किसकी? ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां जो है इसी स्टेज में एक्टिव होती हैं, ठीक है। आपको सेंस होने लगता है, यानी महसूस होने लगता है। फिर कॉन्शियसनेस की बात आती है, किसकी? कॉन्शियसनेस की। और कॉन्शियसनेस का मतलब सर ये थ्योरी किसने दिया? ये थ्योरी दिया है सर सिगमंड फ्रायड ने। किसने? सर सिगमंड सिगमंड फ्रायड। नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ जो दूसरा हमारा पिलर है, जो दूसरा पिलर है किस चीज का? साइकोलॉजी डोमेन का, वो कॉग्निटिव है, यानी संज्ञान। क्या है दोस्तों? संज्ञान। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संज्ञान। तो जब संज्ञान की बात आती है, यानी ज्ञान में वृद्धि कैसे होगा? ध्यान से समझो। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? परसेप्ट करता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? परसेप्ट करता है, यानी कि अपनी अवधारणा बनाता है, अपनी अवधारणाएं बनाता है। फिर उसके बारे में सोचता है, थिंकिंग करता है। जैसे बच्चा इंटेलिजेंस वाले प्रोसेस पे पहुंचता है, यानी कि उसकी बुद्धि क्या हो रही है? काम कर रही है, यानी बुद्धि का विकास हो रहा है, ठीक है। और जब बुद्धि का विकास होगा तो आपकी स्मृति भी उसी से संबंधित है, ठीक है। समझ में आया? यानी मेमोरी। मेमोरी मतलब स्मृति। चलिए इसी क्रम में जो हमारा तीसरा डोमेन ऑफ साइकोलॉजी है वो है डेवलपमेंटल डोमेन, ठीक है। डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक। कौन सा विकास? ध्यान दीजिएगा, लर्निंग डेवलपमेंटल। क्या है? लर्निंग, यानी कि जब हम सीखते हैं, जब हम लोगों का सारा विकास हो गया तो हम लोग यहाँ से सीखना स्टार्ट करते हैं और ये थ्रू आउट लाइफ सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जबकि विकास जो है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माँ के गर्भ से ही विकास स्टार्ट हो जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? और लाइफ टाइम चलेगा, यानी कि जीवन पर्यंत चलना है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो सीखने वाला चरण है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। इसी क्रम में जो चौथा डोमेन ऑफ साइकोलॉजी है वो है हमारा सोशल एंड पर्सनालिटी। देखिए जब बच्चा सामाजिक क्या करता है? समायोजन करता है, यानी खुद को अब एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो समाज में क्या करता है? समायोजित करता है अपने आप को। फिर उसको समझ में आता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो उसका व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए। जैसे उसको ये चीज़ें समझ में आती हैं, उसको अपने इमोशन यानी संवेग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। संवेग पे, इमोशंस की बात की गई है, ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी उसको अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इसका पांचवा डोमेन ऑफ साइकोलॉजी है वो है हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सुना होगा बच्चों के साथ, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को इसी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, इसी पिलर में रखा गया है। भाई देखो बच्चा अब नॉर्मल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल मतलब कि जो अलग तरह से बिहेव करे, अलग तरह से व्यवहार करे, ठीक है। थेरेपीज उनके साथ पॉसिबल है, ठीक है। जो ऐसा होता है तो उसके साथ क्या करते हैं? बहुत सारे लोग थेरेपी देते हैं। थेरेपी मतलब एक प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लाइफ स्टाइल हमें बिल्कुल समझ के चलिए कि बहुत सिंपल, सादा और उच्च जीवन रखना चाहिए, ठीक है। और स्वास्थ्य जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस बेटा तो यहीं से आने हैं, ये गारंटी है मेरी। समझ में आया? आप देख के जाओ तो सही, एक बार पढ़ लो अच्छे से, इसके बाद देख के आप जाओ। जब आप पेपर दे के आओगे तो एक बार हेलो सर तो बोलोगे ही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वाइल सेलेक्टिंग अ कंटेंट फॉर साइंस करिकुलम, साइंस टीचर शुड फॉलो द प्रिंसिपल। विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सामग्री का चयन करते समय विज्ञान शिक्षक को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यानी कि सपोज आप एक साइंस की टीचर हैं और आप कुछ सामग्री बना रहे हैं, यानी अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये स्टाइल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण शैली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? शिक्षण शैली की बात कर रहा है। हमारी शिक्षण शैली कैसी होगी ये हम कब डिसाइड करते हैं? जब हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा लेसन प्लान जैसा बनेगा उसमें आप डिसाइड कर लेते हो कि हमको आज ये ऐसे पढ़ाना है, इसको ऐसे समझाना है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसी के साथ आप समझिए कि जो टीचिंग स्टाइल है ना, उसको मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक के साथ समझाया हुआ है, एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप समझिएगा। कुछ जो पॉपुलर शिक्षण शैली यानी कि जो टीचिंग स्टाइल है, जो कि सीटेट में बार बार पूछता है, उसको मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है दोस्तों अथॉरिटी और लेक्चर स्टाइल। अथॉरिटी मतलब अथॉरिटेरियन, यानी कि निरंकुश। क्या बेटा? निरंकुश। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? निरंकुश यानी जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो, यानी कोई भी क्या हो, नियम कानून फॉलो नहीं करता हो वो, ठीक है। तो ऐसा टीचर आपको पॉसिबल है?
कि आप मिडिल स्कूल में जाएं या फिर एक प्राइमरी स्कूल में जाएं और आप निरंकुश रहें, तो ये नहीं होता है। तो ये कहाँ पे लागू होता है भाई? ये लागू होता है सर कॉलेज में। कहाँ पे? कॉलेजेस में। यानी कि बड़े क्लास के बच्चों को ये आप इस तरीके से समझा सकते हो, इस तरीके से पढ़ा सकते हो, ये टीचिंग स्टाइल हो सकती है। लेकिन एक छोटे क्लास के यानी प्राथमिक विद्यालय के और अपर प्राइमरी विद्यालय के बच्चे को आप इस स्टाइल से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। दूसरा जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल। देखिए जो डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल है ना, ये सबसे बेस्ट शैली मानी जाती है टीचिंग की, ठीक है। और सीटेट में आपको ये सारे स्टाइल के टर्म आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप क्वेश्चन पेपर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये टर्म्स देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल जाके वीडियोज़ को शेयर करो, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, ठीक है। यदि वीडियोज़ की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अटैच कर दूंगा, लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जिसको जाके आप अपने हर एक वीडियो के साथ अटैचमेंट रहेगी पीडीएफ की, आप उसको ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल। जो डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल है यानी कि जब हम कोई चीज़ प्रदर्शन करके दिखाते हैं तो उससे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, समझ में आया। तो ये सबसे बेस्ट शैली मानी गई है, किसके लिए? 6 to 8 के लिए। क्योंकि बच्चा क्या है इस टाइम पे ना एक्सपेरिमेंट्स करने में बिलीव करता है, एक्सपेरिमेंटेशन में उसका ज़्यादा क्या होता है, टाइम व्यतीत होता है, चीज़ों के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी उसका एक अपना थॉट प्रोसेस डिफरेंट स्टाइल की तरफ डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्टाइल जो है वो सबसे अच्छा है, इसीलिए हर एक टीचर को क्या किया जा रहा है, आज के डेट में ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करना सीखिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, समझ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ अगला टर्म है, ये तो बहुत पॉपुलर टर्म है भाई, जब मैंने सीटेट दिया था ना तो ये टर्म आया था, फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है? जो फैसिलिटेट करे, जो किसी को सुविधाओं से क्या करे, युक्त करे, सुविधा उसको प्रोवाइड कराए। फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल, जब हम किसी चीज़ को एक्टिविटी करके समझाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? उसको क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और जब क्रिटिकल थिंकिंग उसकी एक बार डेवलप हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, ठीक है। यहां से बच्चा क्या करेगा, अपना कमान संभालना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट स्टाइल इज डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट शैली जो है, यानी शिक्षण शैली की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, ये तीन तो आपके सामने सीटेट में आने ही आने हैं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जो डेलीगेटर ग्रुप स्टाइल शैली है ना शिक्षण की, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक है वो क्या बन जाता है, डेलीगेटर बन जाता है। डेलीगेटर का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच का माध्यम, हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। चलिए, आप लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करिए बेटा। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, यानी अपना थॉट सबके सामने रखना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बहुत अच्छा स्टाइल है यार। इससे क्या होता है, बच्चों का आपसी जो सहयोग की भावना है, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम, ये चीज़ डेवलप होती है, बच्चे सीखते हैं आपस में, ठीक है। चलिए, इसी क्रम में जो अगला स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो है हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। देखिए, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब हम मल्टीपल स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको हम ब्लेंडिंग स्टाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग स्टाइल ऑफ टीचिंग। यानी हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के अनुसार ब्लेंड हो रहे हैं, बच्चे का रुचि क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम टीचिंग स्टाइल को भी अपने चेंज करते हैं। यानी ये भी एक बेस्ट शैली है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी एक अच्छी शैली मानी जाती है। लेकिन कभी कभार ये जो है वो बच्चों को क्या कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो हमारे सामने बेस्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक हो गया डेमोन्स्ट्रेटर, एक हो गया फैसिलिटेटर, और एक हो गया हमारा डेलीगेटर, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? ये समझ लीजिएगा। तो आपका जो शिक्षण शैली से कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, मेरी गारंटी है कि आप उसको कर ले जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको टीचिंग मेथड के बारे में और कुछ बता दूं, ठीक है। टीचिंग मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड आपने पढ़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण माध्यम या संश्लेषण शिक्षण शैली। और इसी का अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्लेषण शिक्षण शैली। संश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों को जोड़ कर समझाते हैं, यानी ऐड करके समझाते हैं, ठीक है। तो विश्लेषण शैली में क्या करते हैं दोस्तों, विश्लेषण शैली में हम क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ के, यानी कि उसको तोड़ के समझाते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टाइल, टीचिंग मेथड है। बच्चों को हमने प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनाया, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न हैं, वो करने में वो प्रॉब्लम फेस करेगा, यानी कि ये एक शिक्षण स्टाइल है। क्या है?
ये भी एक टाइप की टीचिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, यानी कि देखिए क्या है, प्रोजेक्ट मेथड तभी संभव है जब बच्चा कहीं पे सर्वे करे। सर्वे मतलब ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। केस स्टडीज़ की बात करते हैं। केस स्टडीज़ क्या होता है भाई, ध्यान से समझो। मैंने दो घटनाएं बच्चों के सामने प्रस्तुत की, घटना नंबर 1, घटना नंबर 2, और बच्चों से मैंने कहा कि देखो घटना ये एक जो है वो इस तरह से हुई, घटना 2 इस तरह से हुई। अब आप अपने ऊपर डिस्कस करिए, आप अपने में आपस में डिस्कस करिए और सोचिए कि घटना 1 और घटना 2 में क्या संबंध है, या फिर क्या इनमें असमानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। आप समझ रहे हो ना। इस तरह से आप केस स्टडीज को इंप्लीमेंट करते हो क्लास में। ई लर्निंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये ई लर्निंग है, ठीक है। ई लर्निंग यानी ई लर्निंग में हम क्या करते हैं, इंटरनेट लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि आप कह सकते हो कि पॉपुलर इन प्रेजेंट डे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। बच्चों के ऊपर मैंने बम्बार्टमेंट किया, क्या क्वेश्चंस का बम्बार्टमेंट कर दिया, और बच्चों से पूछना स्टार्ट किया, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। इससे क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में अपना एक इंटरेस्ट जगता है कि अरे वाह, अब जो मैंने सीखा है उस चीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, तो उनके शर्म को क्या करना है, हमें हटाना है, उनके शर्म को हटाना है। यानी उनको कैसा बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है और नॉलेजेबल बनाना है, ठीक है। चलिए, वर्कशीट। लगभग हर एक शिक्षक क्या करता है, वर्कशीट प्रिपेयर करता है और उनको क्या करता है, बच्चों में देता है कि आपको ये करके आना है। क्या मतलब है इसका, इवैल्यूएशन के लिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं, वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो ये भी एक टीचिंग मेथड है, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन, चलिए, सामूहिक वार्तालाप और चर्चाएं, जो परिचर्चा होती है, उनके बारे में आप समझिए। बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाने के बाद उन बातों पे डिस्कस करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ, लाइक दैट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे आप टीचिंग मेथड्स को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द क्वालिटी ऑफ ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स। देखो भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। क्या दोस्तों, निरंकुश, यानी जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, निरंकुश। यानी अब हम इसी आधार पे क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है टीचर ओरिएंटेडनेस, शिक्षकोन्मुखता। अब ध्यान समझिएगा, शिक्षकोन्मुखता का मतलब है कि यदि टीचर ओरिएंटेड क्लास होगी, जबकि क्लास कैसी होनी चाहिए दोस्तों, बताओ आप जल्दी फटाफट बताओ। क्लास ऐसी होनी चाहिए जो बाल केंद्रित हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि जो बालक है हमारा, जो छात्र हैं वो हमारे केंद्र हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, ठीक है, अधिगम का केंद्र है। तो इसलिए टीचर ओरिएंटेड तो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई वो निरंकुश टीचर है ना, तो वो क्या करेगा, सारा पावर अपने पास रखेगा, ठीक है। तो आप समझिएगा ये चीज़ तो सही है, टीचर ओरिएंटेड होती है। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट इन पैसिव स्टेट, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब टीचर निरंकुश होगा तो बच्चा कभी एक्टिव स्टेट में हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ये भी सही बात है कि बच्चा कहाँ चला जाएगा, पैसिव स्टेट में। एक्टिव मतलब कि वो क्या करेगा, सक्रिय रहेगा। पैसिव का मतलब कि वो निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर कैसा है, ऑटोक्रेटिक है, निरंकुश है वो, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको। चलिए, थर्ड ऑप्शन है टीचर हैज़ कमांड ओवर एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षक का अधिकार होता है। बिल्कुल, तो जो निरंकुश टीचर होगा वो शिक्षा व्यवस्था पर क्या करेगा, अपना आधिपत्य जमाएगा, अपना एक आधिपत्य स्थापित करेगा। तो वो गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये तीनों के तीनों सही बात हैं, क्या है, ये तीनों के तीनों सही बात हैं, किसके लिए, ऑटोक्रेटिक टीचर के लिए, ठीक है। तो यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन बचा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी के सभी। अतः आप कह सकते हो कि जब तीनों सही है तो ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज द स्टूडेंट बिकॉज, शिक्षण प्रक्रिया का आश्रित चर विद्यार्थी है, क्योंकि। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे शिक्षा के जो है वो 3 चर बनाए गए हैं, यानी 3 वेरिएबल बनाए गए हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैंने स्कीमेटिक डायग्राम आपके लिए अटैच किया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए। इसी आधार पर आपके क्वेश्चंस आते हैं एसीटेट में, ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल्स कितने हैं भाई, वेरिएबल का मतलब होता है चर, वेरिएबल मतलब होता है चर। मैथ्स में आपने चर पढ़ा होगा। हिंदी वाले बच्चों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा करिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी सीटेट में, ठीक है। ये जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि व्हाट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल, करिकुलम,
क्या है? करिकुलम। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो आश्रित चर है वो क्या है? स्टूडेंट। और जो स्वतंत्र चर है वो है शिक्षक, वो है शिक्षक। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी आधार पर क्वेश्चन समझते हैं। ही प्लान्स टीचिंग। अब स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, आप पहले ये बताओ। तो सर स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट है, किस पे आश्रित है? टीचर पे। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, क्या विद्यार्थी यानी कि जो स्टूडेंट है, क्या वो टीचिंग को प्लान करता है यानी पढ़ाने की योजना बनाता है? ये तो टीचर करता है, ये तो गलत है। यानी कि वो शिक्षक का काम है, वो शिक्षार्थी का काम नहीं है। ही अरेंजेस टीचिंग, वह शिक्षण की व्यवस्था करता है। भाई ये कैसे हो सकता है? स्कूल व्यवस्था करेगा ना, यानी कि जो टीचर हैं, जो स्कूल की कमिटी है या स्कूल का, या आप कह सकते हो कि जो स्कूल का व्यवस्था देखता होगा वो ना मैनेज करेगा बेटा। तो इसी के साथ आप देखिए बेटा, जो बी है ही अरेंजेस टीचिंग, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वह शिक्षण की व्यवस्था करता है। ये बताइए छात्र कभी टीचिंग का अरेंजमेंट करेगा? आप खुद समझ के बताइए। नेक्स्ट ऑप्शन है ही हेल्प्स इन टीचिंग प्रोसेस। हाँ ये सही है। देखो शिक्षक किसको पढ़ाने जाएगा? शिक्षक किसको पढ़ाने जाएगा? ध्यान से समझिएगा, क्या शिक्षक किसको पढ़ाने जाता है? शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट को। शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट को। तो यही ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यही ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो आपको ये समझ में आया? ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं हो सकता सर? दो ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है सीटेट में। बैठिए और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर अच्छी तरीके से करिए। और वीडियोस तो बिल्कुल देखिएगा, वीडियोस बिना देखे आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपना कमेंट जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। इसके साथ आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो सारी की सारी वीडियोस हैं, सबकी सभी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे आपके लिए अवेलेबल करा दिया हूँ। उन पीडीएफ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, ध्यान से समझ के चलिए। ठीक है, चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम पे अंकित सर सीटेट लिखिएगा, आपके पास वो चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यार। प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में ना, कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जब तक लोगों की जेब से पैसा निकलता नहीं है ना, तब तक वहाँ पे वैल्यू नहीं है इंडिया में। हमारे इंडिया में स्पेशली ये सिस्टम है कि जब तक आदमी अच्छा खासा पैसा ना दे देना, तब तक समझ में नहीं आता है कि यार कोई चीज़ वैल्यूएबल है कि नहीं। ठीक, अभी मैं इसका चार्ज करने लगूंगा ना, आप आंख बंद करके 400 500 800 इसी पीडीएफ का दोगे। ठीक है, हमको काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई? मैं अभी आपको 1000 की सीरीज बना दूं, 1000 क्वेश्चंस की, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब कोई सामने वाला बंदा आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपका उत्तरदायित्व तो ये है कि उनको अच्छी जगह पे पहुंचाइए, वीडियोस को, कंटेंट को अच्छे अच्छे लोगों को तक पहुंचाइए। ठीक है, ये मिलियन व्यूज़ कंटेंट है। आज भले छोटे हम लोग क्रिएटर हैं, लेकिन ये मिलियन व्यूज़ कंटेंट है। आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस का लेवल देखने के बाद आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, और इसका वैल्यू करिए, जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है। जुड़ने से क्या है कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और मैंने सीटेट का वो थोड़ी ना लिया है, कोई स्पेशलिटी थोड़ी ना लिया है कि सीटेट में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, पेपर 1 पेपर 2 बोथ। तो मैंने कोई स्पेशली ये नहीं बोल रखा है कि मैं सीटेट को ही पढ़ाऊंगा। जरूरत पड़ी बेटा तो आपको DSSB, जरूरत पड़ी तो KVS, जरूरत पड़ी तो बिहार टीचर, जरूरत पड़ी तो यूपी टीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने। तो आप चैनल से जुड़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपके लिए ना एक स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम का स्केमेटिक डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, उसको समझिएगा। क्या है? करिकुलम कंपोनेंट्स। जो हमारे करिकुलम है यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसका संरचना किस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थे, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। स्ट्रक्चर यानी कि स्वरूप, कंटेंट, टाइमिंग, पेडागोजी, असेसमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स एंड देन फॉर्मेट। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं, यानी करिकुलम के क्या है? एलिमेंट्स हैं, इनकी इकाई हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम करिकुलम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये एक टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पेडागोजी इंप्लीमेंट हो रही है और उसके साथ आपको थ्योरेटिकल ही आंसर देना है। संजना सेटअप द सर्किट शोन बिलो। She knew that energy had to change from one form to another for the bulb to light up. What one of the following shows the energy change correctly? चलिए इसको एक बार हिंदी में समझते हैं। संजना ने नीचे दिखाया गया सर्किट स्थापित किया। ये है हमारी सर्किट। ठीक है, स्थापित किया। वह जानती थी कि बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना पड़ता है, यानी कि उसका कंसेप्ट क्लियर है, उसका कॉग्निशन क्लियर है, उसका ज्ञान
क्लियर है। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा परिवर्तन को सही ढंग से दर्शाता है? देखो भाई, इसमें लगी है बैटरी। क्या लगी है? बैटरी। यहाँ पर है स्विच, यहाँ पे है स्विच, और ये है हमारा बल्ब। देखो बैटरी जो है वो क्या करती है? बैटरी में केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स। यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा उत्पन्न हुई और ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब बदल गई तो इस स्विच के माध्यम से यहाँ बल्ब में गई, और आपको पता है कि बल्ब में गैसेज होती हैं। क्या होती हैं? गैसेज। ये गैसेज क्या होती हैं? हीट होती हैं। क्या होती हैं? हीट होती हैं। तब जाके कहीं लाइट हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको समझाता हूं अच्छी तरीके से। सबसे पहले बैटरी में केमिकल एनर्जी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो मैंने बताया आपको कि बल्ब में क्या होता है? गैसेज होती हैं। तो गैसेज हीट होंगी, गैसेज हीट होंगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट। गैसेज हीट होती हैं तो ग्लो करती हैं, यानी कि लाइट होती है उसमें। ठीक है, यानी लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हटा दो भाई, कहीं नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? केमिकल एनर्जी। तो देखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये तो थ्योरी पे बेसिस है, लेकिन थोड़ा सा पेडागॉजी बना दिया इसने। क्या कि भाई संजना जो है वो ऐसा सेटअप करती है, ये है वो है, तमाम इसमें ही आपको दिमाग लगाना है, अलर्ट रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द टीचिंग स्टेज डज नॉट हैव द फॉलोइंग। शिक्षण चरण में निम्नलिखित नहीं है। क्या नहीं है भाई? चलिए देखते हैं। प्री एक्टिव स्टेज बिल्कुल होता है, इंटरएक्टिव स्टेज बिल्कुल होता है, पोस्ट एक्टिव स्टेज बिल्कुल होता है, मिडिल एक्टिव स्टेज सर ये नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ इसलिए डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं। चलिए अब आते हैं, हम लोग समझते हैं क्या है भाई। जो शिक्षण का चरण है, जब हम शिक्षा को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं, यानी नॉलेज को जब स्थापित करते हैं बच्चों के बीच, तो उससे पहले हम क्या करते हैं भाई? उससे पहले सर प्लानिंग करते हैं। उससे पहले प्लानिंग करते हैं, यानी प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज, ठीक है, यानी कि जब आप योजना बनाते हो। दूसरा स्टेज है हमारा इंटरेक्टिव फेज। ये जब आप बच्चों से इंटरेक्शन करते हो। कहाँ करते हो इंटरेक्शन? क्लास में। यानी कि आपने जो योजना बनाया उसको अपने क्लास में इंप्लीमेंट किया। तो दोस्तों ये जो तीसरा चरण है ना, वो फॉलोअप का होता है। यानी कि हमने जो कुछ भी बनाया था, लेसन प्लान बनाया था, या बच्चों को जिस तरह से समझाया, क्या बच्चे सेटिस्फाइड हैं? और सबसे पहले तो आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? यदि शिक्षक सेटिस्फाइड है तो कुछ हद तक बच्चे तो जाहिर सी बात है सेटिस्फाइड हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो बच्चे ईमानदारी को समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ना आपके लिए एक छोटा सा क्लू रखा है जो अगले क्वेश्चन में यूज होने वाला है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि आप कह सकते हो प्रदर्शन विधि। क्या? प्रदर्शन विधि, यानी जब हम किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, यानी हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या इसके गुण हैं, इस मेथड के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लेट अस सी। पहला है द डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी डन इन अ सिंपल वे। यानी सही बात है भाई, कैसा होना चाहिए? शुद्ध और सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुगम होगा, सरल होगा, तभी तो मजा आएगा। दूसरा पॉइंट है इन दिस स्ट्रेटजी अटेंशन इज पेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। यानी सभी बच्चे क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? केंद्र में रहेंगे, यानी सभी बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो केंद्र कौन बना? बच्चे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आर वेरी क्लियर। यानी कि जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है किस चीज का? प्रदर्शन का, वो चीज क्लियर होना चाहिए, वो चीज क्लियर होना चाहिए। चलिए इसी में जो चौथा पॉइंट है, इट इज अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। इट इज अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, यानी आप अच्छे तरह से प्लानिंग करते हो किसी भी चीज का। जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है तो आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हो ना। पांचवा पॉइंट है टाइम इज गिवन फॉर रिहर्सल बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन। टाइम इज गिवन फॉर द रिहर्सल बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जब हमको प्रदर्शन करना होता है तो उससे पहले हमको प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है कि आप पहले अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए? प्रिपेयर कर लीजिए, एंड देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। यानी कि टाइम गिवन फॉर रिहर्सल, टाइम गिवन फॉर रिहर्सल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आधार वही है जो अभी मैंने आपको बताया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज। यानी गणित शिक्षण में जो प्रदर्शन रणनीति है उसकी क्या विशेषता है? ध्यान समझिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है द स्टूडेंट लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, सही बात है भाई। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है?
बच्चा जो है सीखता है, बच्चा क्या करता है, सीखता है, तो ये तो सही है। यानी चीज़ों को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करता है तो सीखता है। ऑप्शन नंबर 2, द स्टूडेंट्स फोकस अटेंशन ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, छात्र प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब उनका ध्यान ही नहीं केंद्रित होगा तो क्या वो सीखेंगे, ठीक है। तो यानी सीखेगा तभी जब उसका ध्यान केंद्रित होगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन कहता है द स्टूडेंट्स डेवलप ऑब्जर्वेशन, सही बात है, यानी कि वो क्या करता है, अवलोकन करता है। रीजनिंग, बिल्कुल सही बात है, रीजनिंग का मतलब उसकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो डेवलप होती है। थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस का मतलब जो उसकी सोच की प्रक्रिया है वो भी क्या करती है, एक्टिव हो जाती है, वो सोचना स्टार्ट करता है, समझना स्टार्ट करता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, कोई दिक्कत, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव, कोई दिक्कत। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हैविंग साइंटिफिक टेम्पर, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति की विशेषता होगी। चलो भाई, जो वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति होगा उसकी क्या विशेषता हो सकती है। पहला, खुली मानसिकता, ओपन माइंडनेस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट, देखो जो व्यक्ति कारण और प्रभाव के संबंध में क्लियर होता है वही साइंटिफिक माइंडेड होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अडॉप्ट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है, ये भी सही बात है। यानी कि हमारे सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए, सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि जो भी साइंटिफिक माइंडेड लोग होते हैं, यानी कि जो रिसर्च पे बिलीव करते हैं, वो किन चीजों पे काम करते हैं, रिसर्च, रीजनिंग, लॉजिक, हर चीज के पीछे क्या करते हैं, वो लॉजिक ढूंढते हैं। फिर ओपन माइंडेड यानी खुली विचारधारा के लोग होते हैं, ठीक है। देन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, कॉज एंड इफेक्ट, कब, क्यों, कहाँ, कैसे होता है, तो आप समझ रहे हो, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी होती हैं, साइंटिफिक माइंडेड या साइंटिफिक ओरिएंटेड माइंड, साइंटिफिक माइंडेड पीपल। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि इस धमाकेदार वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिट प्लान आर, एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषताएं हैं, क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। अब ध्यान से समझिए, यूनिट प्लानिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यूनिट प्लान जब आप करते हो, ठीक है, यूनिट प्लान जब आप करते हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, सबसे पहले उद्देश्य बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या क्या टीचिंग स्टाइल रखने वाले हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। फिर कंटेंट बनाते हो आप, है ना, कंटेंट बनाते हो और फिर बच्चों के साथ एग्जीक्यूट करते हो, यानी क्लास में उसको क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। और जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद आप फीडबैक रखते हो, फीडबैक मतलब अपना खुद का भी और बच्चों का भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिट प्लान की यूनिट्स हैं, यानी कि इकाइयां हैं, ठीक है। इन्हीं आधार पर हम क्या बनाते हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ यूनिट प्लान हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ यूनिट प्लान बनाया जाता है। तो आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट, देखो ऑब्जेक्टिव है, जाहिर सी बात है इकाई का उद्देश्य होना चाहिए। और टीचिंग सीक्वेंस, शिक्षण क्रम सही होना चाहिए, यानी कि हमको टीचिंग स्टाइल का पता होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट ऑफ द यूनिट, इकाई का सामग्री, भाई कंटेंट तो हमको बनाना ही बनाना है, बिना कंटेंट के हम थोड़ी ना डायरेक्टली क्लास में घुस जाएंगे, कंटेंट होना चाहिए। ये कंटेंट क्या रखता है, आपको ऑन द ट्रैक रखता है, ठीक है, जिससे आपका समय बचता है, बच्चों का समय बचता है, और आप अपने कह सकते हो कि शिक्षण शैली के साथ जुड़े होते हो, बच्चों के साथ जुड़े होते हो, सिलेबस के साथ जुड़े रहते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी की सारी बातें सत्य हैं, यानी ऊपर के सभी पॉइंट्स ट्रू हैं, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे थे, वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा, वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। यदि आप इन वीडियोस का PDF फाइल चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल बना दिया है, अंकित सर सीटेट, इससे जाकर आप जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम पे, जिससे आपको सारी की सारी PDF अवेलेबल हो जाएंगी, और सारी PDF आपके सामने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जाइए, एंजॉय करिए, ठीक है, मजे लीजिए, ठीक है। हाँ, पहली, दूसरी, तीसरी PDF जो है वो आज के और कल के डेट में पड़ जाएंगी, और चौथी जो है वो थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है। तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहो, सारी की सारी PDF आपके सामने अवेलेबल होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, इसी के साथ बाय बाय।